ओके। तो ये फिजिक्स में वहीं से शुरू हुआ है, बल से, बल के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, बल क्या है प्राय प्राय सबको पता है, लेकिन बल का परिभाषा भौतिक में अलग होता है। सामान्य भाषा में बल और शक्ति को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन जब दोनों के बारे में पढ़ा जाता है तो बहुत कुछ अंतर हो जाता है। पढ़े होंगे बल का जब सूत्र दिया जाता है तो बल F बराबर a में, बल किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। और शक्ति होता है P इक्वल टू W/T, वहाँ पे शक्ति कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? सामान्य भाषा में हम दोनों को क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं, लेकिन बल और शक्ति में भौतिक में बहुत क्या होता है? अंतर होता है। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे, जैसे सामान्य भाषा में लोग भार और द्रव्यमान के बारे में बोलते हैं। भौतिक पढ़ने के बाद भी आदमी ये समझ नहीं पाता कि भार क्या है और द्रव्यमान क्या है। जैसे मैं किसी से पूछा कि भार कितना है तो क्या बताएंगे? 55 बताइए, समझ में आ गया? ये इसका भार नहीं है, ये क्या है? उसका द्रव्यमान है। क्योंकि सूत्र क्या होता है? W बराबर mg, द्रव्यमान m तो रहेगा और साथ में 9.8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसका क्या आएगा? भार आएगा। समझ में आ गए? तो ये बताया जाए कि हम ये पढ़ते हैं, पढ़ने वाले ये जो छोटी छोटी सी है ना, जो विषय है उस विषय को हम परिभाषित नहीं कर पाते, और वही क्या होता है? कठिन लगता है। जो वर्ड अंदर जाता है तो समझ में आता है कि बहुत सरल है, और जो वर्ड नहीं आता उसके बारे में डिफिनेशन नहीं कर पाते और बोलते रहते हैं समझ में कुछ नहीं आता। मैं बचपन से अपना वेट जानने का प्रयास करता हूँ या कर रहा हूँ, और आज सर बोल दिए तेरा वेट गलत है ऐसा, बचपन बताइए बताइए गलत है ऐसा बोलने से। तो जानना है, पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। और भार किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग स्थानों पर जी का मान अलग अलग होता है, इसलिए किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हम पढ़ते हैं ऊपर की ओर जाने पर या पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर जाने पर जी के मान में कमी आती है, अर्थात भार कम होने लगता है। समझ में आया? और यही भार ऊपर की ओर जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं? अंतरिक्ष में। वहाँ पे जी बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो W बराबर 0, अर्थात कोई वस्तु यदि अंतरिक्ष में ले जाएं तो समझ में आ गया, भार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहाँ पे अंतरिक्ष में जाने के बाद बताना 55 kg, वहाँ W इक्वल टू कल छुट्टी रहेगा, 0। मंडे से क्लास रहेगा ना? ठीक, कल संडे, कल बस छुट्टी रहेगा, फिर नेक्स्ट संडे से नहीं रहेगा आपका छुट्टी। ठीक, तो W इक्वल टू 0, अंतरिक्ष में जाने पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। M इक्वल टू कांस्टेंट, द्रव्यमान नियत राशि है, नहीं बदलती। समझ में आ गया? द्रव्यमान का डिफिनेशन क्या है? पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ उसके जितने मात्रा से बनता है उस पदार्थ में के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ आदमी अंतरिक्ष में यदि पहुंच गया तो 10-20 हड्डी कम तो नहीं हो जाएगा? पूछ रहा हूँ, 10-20 हड्डी में कमी तो नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी ना, या बढ़ जाएगा? नहीं, पदार्थ की मात्रा। आदमी जितना हड्डी से मिलकर बना है, अंतरिक्ष में जाने के बाद उस हड्डी की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान नियत राशि, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, इसके बारे में उसको है ना अलग करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? नहीं तो बताए ना, बहुत छोटा छोटा यही कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी उत्तर में पहुंच जाते हैं। जब ये द्रव्यमान या भार का गणित देगा, एक ऐसा उत्तर रहता है उसमें जो सबसे बनता है। समझ में आ गया? और वही जो सबसे बनता है उस 4 विकल्प में वो रहता है, और बनाने के बाद सबका गलत हो जाता है। समझ में आ गया?
इसलिए बेसिक जब तक क्लियर नहीं होता है ना, ये आगे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो बीच बीच में मैं बेसिक भी बताता रहूँगा। समझ में आ गया? सिलेबस बस को देखने से गहराई में नहीं पहुँच पाओगे। ठीक, यहाँ पे कई प्रकार से बैठे हैं, कई लोग बिना भौतिक पढ़ रहे हैं, मीन्स बायो। 12वीं के बाद जैसे कहाँ पहुँच गए बायो, तो फर्स्ट ईयर से बायो भौतिक छूट गया। समझ में आ गया? मतलब क्या हो गया? विकलांग। क्या हो गया? विकलांग, है ना, बिना पढ़े उसके बारे में। ठीक, इसलिए क्या करना पड़ेगा, वो छोटा छोटा जो बेसिक है उसको भी बताना पड़ेगा। और यही बेसिक क्लियर होगा तो बड़ा वाला क्वेश्चन क्या होता है, अपने आप बनने लगता है। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? अब आ रहा हूँ मैं बल में। बल में तो आऊँगा, बल एक बहाना है। समझ में आ गया? और भौतिक को समझाना है। ठीक, बेसिक क्लियर करना है। बल के बारे में सामान्य परिभाषा सबको पता है, बल वह साधन है। समझ में आ गया? जो किसी वस्तु को किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। शब्द समझ में आ गया? कर देता है या करने का प्रयास करता है। ठीक है, कर देता है मतलब समझ में आ गया। इसको मैं फेंक दिया, इसको क्या कर दिया, मैं फेंक दिया। और यदि इसी का वेट 50 kg हो जाएगा तो समझ में आ गया मैं क्या करूंगा, केवल प्रयास करूंगा। तो समझ में क्या आया, बल का परिमाण किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर कर रहा है। समझ में आ गया? किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान के ऊपर। बल दोनों में लगाया गया, लेकिन एक की स्थिति में परिवर्तन हो गया और दूसरे की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ वो किसके ऊपर निर्भर किया, उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर किया। समझ में आ गया होगा? तो बल समझ में आ गया। बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। क्लियर? अब कारक क्या है, बल का परिमाण किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करेगा। यदि द्रव्यमान कम होगा तो बल का परिमाण कम होगा, और यदि द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, तो उसका परिमाण क्या होगा, अधिक होगा। हो गया होगा? क्लियर ना? समझ में आ गए? उसके बाद बल बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। समझ में आ गया? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। एक सूत्र आया, ठीक, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। सूत्र क्या आया, F इक्वल टू एम ए। सूत्र क्या आया, F इक्वल टू एम ए। ठीक, समझ में आ गया? अब कहाँ पहुंच गए, यूनिट। यूनिट मतलब मात्रा। बल का द्रव्यमान का मात्रक पता है सबको? कुछ लोग पता है, द्रव्यमान का मात्रक पता नहीं है? पूछ रहा हूं ना, किलोग्राम, लौट रहा हूं मैं यहीं से ना। ये क्या है, त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? और बराबर क्या होता है, न्यूटन। बराबर क्या होता है, न्यूटन। अब यही चीज मैं ड्राप कर रहा हूँ, मेरे को ये समझ में आया कि आउटपुट नहीं मिला, इसका मतलब हम कहाँ तक पढ़ेंगे, यूनिट तक पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये तो बल मैं बताया था ना, बल क्या है, बहाना है। बल को टॉपिक करेंगे तब पता चलेगा अपने को कहाँ तक जाना है। समझ में आ गया? तो ये बल पढ़े तो किसी को मात्रक ही पता नहीं। तो भौतिक विज्ञान की अध्ययन करने के लिए प्रारंभ में जिस राशि की आवश्यकता हुई उसे मूल राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। समझ में आ गया? और ये होते कितने हैं, पहला क्या होता है, लंबाई। दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान। तीसरा क्या होता है, समय। चौथा क्या होता है, ताप। पांचवा क्या होता है, बोलो, विद्युत धारा। विद्युत धारा। और छठवा क्या होता है, बोलो, ज्योति तीव्रता। जिसको पता रहता है तुरंत निपटा लिया करो। पदार्थ की मात्रा।
भौतिक विज्ञान की अध्ययन करने के लिए इन राशि की प्रारंभ में आवश्यकता हुई, इसलिए इसे मूल राशि भी कहते हैं। समझ में आ गए क्या कहते हैं? मूल राशि। क्लियर? अब जब भौतिक राशि की अध्ययन करने के लिए मूल राशि तो बन गया, समझ में आ गया, लेकिन मूल राशि को मापने के लिए क्या किसकी आवश्यकता हुई? मात्रक की आवश्यकता हुई। समझ में आ गए? अब बोलोगे नहीं ये कितना है तो 5 बोलने से चलेगा? सामने में समझ में आ गया, इसको नापने के बाद 5 बोलूंगा तो चलेगा? इसके सामने कुछ लिखना पड़ेगा। इसलिए किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। जैसे पहचानोगे कब? किसी का मैं नाम लूंगा तो मेरे तरफ देखने शुरू कर दोगे। समझ में आ गया? तब ना यहाँ पे बोलूंगा, है ना, नाम बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा, या एक समझ में आ जाएगा किसके बारे में बोला जा रहा है। उसी प्रकार किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को क्या दिया गया है? विशिष्ट नाम दिया गया है जिसे यूनिट या मात्रक कहते हैं। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, समझ में आ गया? लंबाई, मीटर, द्रव्यमान, किलोग्राम, समय, सेकंड, ताप, बोलो, केल्विन, और विद्युत धारा, एम्पियर, ज्योति तीव्रता, कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, मोल। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? हाँ जी, हेलो, हाँ ठीक। लंबाई दिखाई दिया? लंबाई ओ छोटा है कि नहीं दिख रहा है कि वो ये कवर नहीं कर रहा है? क्या हो गया क्लियर ना? ठीक, लेकर है इसको और हाँ ठीक है। मैं मूल राशि लिखा। भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने के लिए प्रारंभ में जिस राशि की आवश्यकता हुई ना, वो क्या कहलाता है? मूल राशि। क्लियर? और ये मूल राशि कितनी होती है? 7। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। उससे ज्यादा नहीं लिखा है इस मोबाइल में। इसमें नहीं बनेगा। वीडियो भेज देंगे, वीडियो आ रहा है, ठीक है? देख के आवाज कोई समझो। ठीक ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो डल जाएगा अभी एक में। समझ में आ गया? और इस भौतिक राशि को अब उसके बारे में अध्ययन करना है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? मात्रा। समझ में आ गया? तो ये प्रारंभ में लंबाई को मापने के लिए क्या बना? मीटर, ना कि सेंटीमीटर, ना ही किलोमीटर। द्रव्यमान को मापने के लिए सबसे पहले क्या बना? किलोग्राम। समय को मापने के लिए सेकंड, ताप को मापने के लिए केल्विन, विद्युत धारा को मापने के लिए ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल। क्लियर है? इस सबसे शुरू बना। समझ में आ गया? जैसे सबसे पहले आवश्यकता इनकी हुई, इसलिए इसे कौन सी राशि कहते हैं? मूल राशि। क्लियर? और इसी को मापने के लिए सबसे पहले मात्रक ये बना, इसलिए इसे कौन सा मात्रक कहते हैं? मूल मात्रक। सबको समझ में आ गए होगा? समझ में आ गया? और एक और समझ जाना है यहाँ पे, जितने 7 का लाट मिला ना, आगे पढ़ोगे ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि, ये सातों अदिश राशि है। सातों कौन सी राशि है? अदिश राशि। समझ में आ गया? अदिश राशि। ये पिछले बार का क्वेश्चन है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? समझ में आ गए? विद्युत धारा कौन सी राशि है? पिछले बार का क्वेश्चन है। अदिश राशि है, सदिश राशि है। तो समझ में आ गया? जितने जो मूल राशि है ना, सभी आफ्टर ऑल कौन सी राशि है? सदिश राशि। मतलब इनके परिमाण तो है
लेकिन दिशा नहीं है। 5 किलोग्राम बोल के भी देख लो, 5 किलोग्राम दिख रहा है, दिशा 12 बजा है। और कुछ बोलोगे? दिख रहा है दिशा? नहीं दिख रहा है ना? ये सभी कौन सी राशि है? सदिश राशि। हो गया क्लियर ना? तो ये पढ़ रहे थे, ये सभी कौन सी राशि है? सदिश राशि। हो गया। अब आता है कहाँ? मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धति पहला क्या कहलाता है? सीजीएस। सीजीएस दूसरा एपीएस, तीसरा एमकेएस, चौथा कहलाता है एसआई, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? क्या क्लियर दिख रहा है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। क्लियर? इसी प्रकार एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। एम का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये इसी का संशोधित रूप है, इसका एम के पद्धति का। समझ में आ गया? इसी का कौन से रूप है? ये संशोधित। ये एम केस का ही है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हो गया। अब इसको देखने के बाद क्या पता चला कि हम कौन सी मात्रक की पद्धति का उपयोग करें? ये डिपेंड करेगा परिमाण के ऊपर। इसके ऊपर डिपेंड करेगा परिमाण के ऊपर। समझ में आ गया? यदि ये दिखाई दे रहा है ना, इसकी यदि कोई लंबाई पूछे तो हम क्या बताएंगे? सेंटीमीटर बताएंगे। समझ में आ गया? यदि इस कमरे की लंबाई या बाहर की लंबाई पूछे तो मीटर बताएंगे। रायपुर को बताओ इतना सेंटीमीटर है, बिलासपुर से रायपुर की दूरी इतना सेंटीमीटर, इतना करोड़, इतना लाख, इतना, ऐसा बोलोगे? परिमाण के आधार पे मात्रा। इसलिए हम वहाँ किसका उपयोग करेंगे? किलोमीटर का। सबको पता है, हम दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, हम कौन से मात्रा का उपयोग करते हैं वो डिपेंड करता है सामान की मात्रा के ऊपर। बहुत कम चाहिए तो हम ग्राम में मांगते हैं, तो समझ जाते हैं कौन सी पद्धति का उपयोग कर रहे हैं, सीजीएस का। और अधिक जब मात्रा की आवश्यकता होती है तो हम पाव में मांगते हैं, तो समझ जाते हैं एपीएस पद्धति का। और ज़्यादा की आवश्यकता होती है तो हम किलोग्राम में सब मांगते हैं, तो समझ जाते हैं कौन से पद्धति का, एमकेएस पद्धति का। क्लियर है? पद्धति का उपयोग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मात्रा के ऊपर। हो गया। अब जब भी कोई गणित बनाते हैं तो ये देखते हैं कि सभी मात्रा एक ही पद्धति में होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कोई सेंटीमीटर में है और साथ में किलोग्राम, जैसे बताए ना, ये 5 सेंटीमीटर का एक दिखाई दे रहा है ना पेड़, जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो गणित बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? अक्सर एसआई पद्धति में चेंज करना। यदि 4 विकल्प हमें नहीं दिया है तो विकल्प के आधार पे चेंज करना। समझ में आ गया? और यदि विकल्प नहीं दिया है तब हम एसआई पद्धति में, मतलब क्या समझ में आया? सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये पढ़ते हैं मात्रकों की पद्धति। इसलिए जब भी हम यूनिट निकालते हैं ना, दिखाई दिया ना, क्या दिखाई दे रहा है? एम, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम। ये क्या है? एक्सप्रेशन, त्वरण। ये क्या है? त्वरण। त्वरण का परिभाषा पता है ना? नहीं पता? त्वरण बराबर वेग बटा समय। समझ में आ गया? वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। वेग बराबर दूरी बटा समय। क्लियर है? तो ये बल पढ़े तो m बराबर किलोग्राम लिखे। त्वरण a बराबर डायरेक्ट नहीं लिख पाए तो हम कहाँ समझ पहुंच गए? यहाँ पे। तो दूरी का क्या लिखे? मीटर।
समय में मल्टीप्लाई है समय का, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पहुंचने के बाद इसका मात्रक क्या आया, न्यूटन है। कौन से पद्धति में है बल का मात्रक न्यूटन, एसआई पद्धति में, और कौन सी पद्धति बोल सकते हैं, एमकेएस पद्धति। क्लियर है ना। कैसे पहचानेंगे, तो देखेंगे किससे आया, तो किससे आया, किलोग्राम दिख रहा है सर, एमकेएस। समझ में आ गया, किससे आया तो समझ में आ गया। मान लो इसी को मैं यहाँ पे लिख दिया किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम के स्थान पे लिख दिया मैं 1000 ग्राम, किलोग्राम के स्थान पे क्या लिख दिया मैं 1000 ग्राम ना, और मीटर के स्थान पे लिख दिया मैं 100 सेंटीमीटर और बटा सेकंड का स्क्वायर। क्लियर है ना, आ रहा है समझ में जी। ठीक, अब 1000 मतलब समझ में आता है ना 10 की पावर 3, समझ में आता है ना 10 का स्क्वायर है ना, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 का पावर, और यहाँ पे क्या है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर, और ये आया क्या 10 का घात 5, और इसके स्थान पर लिख दिया मैं क्या डाइन। समझ में आ गया। अभी डाइन पहचान डाले, कौन सी पद्धति में है बल का मात्रक, ऊपर देख लो कौन से पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। और दोनों में क्या होता है संबंध, दोनों में क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 का घात 5 डाइन, है ना, 1 न्यूटन बराबर 10 का घात 5 डाइन। ये आपस में क्या होता है, दोनों में संबंध होता है। वो क्लियर हो गए होगा, सबको समझ में आ गया। डाइन ये तो बताया ना, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो तो सीजीएस का है ना उसका। हाँ तो सीजीएस ही तो है, इसको हल होने के बाद डाइन आया, एक विशेष नाम दिया गया, बताए ना, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को विशिष्ट नाम दिया जाता है। समझ में आ गया। इसे हम उदाहरण दिए ना बराबर डाइन। अब डाइन समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में किससे आया, तो इससे आया, तो क्या पता चला कौन से पद्धति में है, सीजीएस, तो पता चला बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, और एमकेएस पद्धति में क्या होता है, न्यूटन। दोनों में संबंध होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 का घात 5 डाइन। समझ में आ गया। क्लियर है बल का मात्रक। और एक बल का तीसरा मात्रक कहा जाता है, इसको बोला जाता है गुरुत्वीय मात्रक। कौन सा मात्रक बोला जाता है, ग्रेविटेशनल, है ना, यूनिट, गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, किलोग्राम भार, क्या होता है, किलोग्राम भार। समझ में आ गया। ये कब होता है, समझ में आ गया ना, कब होगा तो आगे और पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे पता है, अभी हम पढ़ रहे थे ए बराबर ए में, ध्यान से ना, और समझ में कुछ डिस्कस करना रहेगा तो पूछ लेना। समझ में आ गया। भौतिक ऐसा विषय है, सर एक बार इसको बता दीजिए, किसको, सीजीएस वाला ये पद्धति। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड। धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, लंबाई बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, है ना। अब पाव के बाद क्या बोलेंगे, किलोग्राम, एम का मतलब मीटर, फुट के बाद मीटर, एम के बाद ये मीटर है, मीटर तो है, अच्छा, है ना। अब पाव के बाद क्या होगा, किलोग्राम, हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर। तो ये एम बराबर है में, किलोग्राम भार द्वितीय मात्रक लिखा था, तीसरा मात्रक, तीनों मात्रक क्लियर हो गया। एक कंडीशन कब आता है, एक सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम जी, एफ बराबर एम ए और एफ बराबर एम जी। समझ में आ गया। अब दोनों में अंतर क्या समझ में आया, एफ बराबर एम ए कब आया, पृथ्वी पर, जब किसी वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु कहाँ गति करने लगा, पृथ्वी पर गति करने लगा, तो एफ बराबर एम ए, ये भी बल है। और जब किसी वस्तु पर बल लगाया तो एफ बराबर एम जी, कहाँ फेंके, नीचे से
ऊपर फेंके या ऊपर से कहाँ फेंके, नीचे। नीचे फेंके, वो भी बल है। समझ में आ गया? ये कौन सा मात्रा कहते हैं? जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए नाम रखते हैं कौन सा मात्रा? गुरुत्वीय मात्रा, जिसका एम का किलोग्राम। और भार का निर्धारण कौन करता है? जी। ये पहले बताया ना, भार का निर्धारण कौन करता है? जी। तो ये लिखा किलोग्राम भार, कौन सा मात्रक है? पृथ्वी मात्रक। हो गया सबका क्लियर? समझ में आ गया? बल ना, ये बेसिक है बल का। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, ये कहलाता है क्या? बल। ठीक हो गया ना? यहाँ तक ठीक है? मिटा दे नहीं सर, इधर, बचा है सब? उधर हो गया सर ये। हाँ। ठीक चल रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है वो। हाँ आ रहा है ना? खुश करने के लिए नहीं बोलना आ गया। हाँ क्योंकि हम अनुभव है ना, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वो सो रहा है, सोते रहता है, वो लड़का भी यस सर बोलता है। हाँ समझ में आ रहे? यस सर, जब यस सर ऐसा। हाँ 11 पे हो गया। ठीक, तो ये हम पढ़ रहे थे अभी बल ना, समझ में आ गए? अब हम बल के प्रकार पढ़ेंगे। प्राय सबको पता है कि बल कई प्रकार का होता है, अभी बेसिक दे रहा हूँ ना। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते इसके बारे में जब F बराबर a में से गणित बनाएंगे ना, तो इसके पहले अपने को सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, गति के नियम और गति के समीकरण। F बराबर a में एक निकालना है, पता चले a का मान ही नहीं दिया है, तब पता चले उस a कहाँ से आएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए। समझ में आ गया ना? तो ये हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना, जो सिलेबस के आधार पे शुरू में दिया है, ये बहुत 2 दिन 3 दिन बाद आता है। समझ में आ गया? तो इसके पहले अपने को फिर एक बार लौटना है। उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण और गति के नियम पढ़ेंगे, तब यहाँ पे हम फिर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ तक मैं बल को एक बार क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है ना? लेकिन इसीलिए न्यूमेरिकल नहीं दे पाएंगे। सबको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं दे पाएंगे? F बराबर a में ये जरूरी नहीं कि 8 का भौतिक में डायरेक्ट मान देगा, वो आएगा कहाँ? गति के समीकरण से। इसके पहले गति के तीनों समीकरण को जानना पड़ेगा, और गति के तीनों समीकरण से जब गणित बन जाएगा तब F बराबर a में जाओगे। छोटा सा सूत्र लगा, F बराबर a में हाथ उठोते गति समीकरण, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? अब फिर भी आ रहे हैं बल के प्रकार, इसलिए बिल्कुल बेसिक मान के चलो आज, ठीक है? बल के प्रकार, ठीक? एक एक बल के बारे में लेते हैं। जैसे होता क्या है? पहला विद्युत बल। विद्युत बल, विद्युत बल समझ में आ गए होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गए है ना? कोई ना कोई इसके चक्कर में आए होंगे, भी आए समझ में आ गया होगा, कोई ना कोई इसके चक्कर में आए होंगे, तो समझ में आता है। पहले देखो क्या बोलते हैं, पहले आओ, ये समझ क्या समझ में? पहले वो आकर्षित करता है, फिर बोलता है जाओ, फिर क्या लगाता है? धक्का लगाता है, देखते हैं ना? पहले क्या होता है? होता क्या समझ में आ गया? पहले क्या होता है? जो विद्युत प्रवाह की जो दिशा है, दोनों में आवेश का मान क्या होता है? अलग अलग, इसलिए क्या बोलता है? आओ। और जब डायरेक्शन क्या होता है? उसी दिशा में हो जाता है, तो समान आवेश, तब क्या हो जाता है? वो प्रतिकर्षण। समझ में आया है ना? जब भी उसके चक्कर में आओगे तो ऐसा परिस्थिति निर्मित होगा
और ऐसा प्रयोग करने के लिए मत करना, सर ऐसा पढ़ाएं तो एक बार करके देखते हैं। वो करता है कि नहीं, पता चले कि आओ बस बोला जाओ फिर बोला ही नहीं, तो फिर बताओ। समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आ गया? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल समझ में हो गया। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल हो गया। दूसरा क्या समझ में आया? समान आवेशों में प्रतिकर्षण। और क्या समझ में आया? असमान आवेशों में आकर्षण। असमान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। हो गया? ठीक। तीसरा क्या कहलाता है ये? ठीक। नियम क्या आता है? ये स्थिर बिंदु आवेश के लिए कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम, है ना? ठीक। कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम। हो गया। कूलाम का नियम क्या है? एक बराबर, ठीक, एक बार लिखा के Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। हो गया। क्या बनेगा? माना दो आवेश दिखाई दिया Q1 इंटू Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। जिनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो दोनों आवेशों के बीच क्या लगता है? बल, है ना? किसके ऊपर डिपेंड करता है? निर्भरता, है ना? पहला क्या आया? F is proportional to Q। इसका मतलब समझ में आ गया? F is proportional to Q का मतलब, यदि आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा, लगने वाले बल का मान उतना ही अधिक होगा। और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि Q का परिमाण किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या पढ़ोगे? बोलो। Q इज प्रोपोर्शनल टू फी। फी मतलब विभव, पोटेंशियल। किसके ऊपर डिपेंड करता है? फी के ऊपर। जितना ज्यादा विभव होगा उतना ही उसमें आवेश होगा, और जितना ज्यादा उसमें आवेश होगा उनके द्वारा लगाए गए बल का मान उतना ही अधिक होगा। क्लियर है? नहीं घुसा? क्या बताया? F इज प्रोपोर्शनल टू Q। जितना ज्यादा Q का क्या होगा? परिमाण होगा, उतना ज्यादा क्या लगेगा? बल। अब Q समझ में नहीं आया तो क्या समझना है? Q प्रपोर्शनल समानुपाती भी। जितना ज्यादा क्या होगा? विभव होगा, उतना ज्यादा Q का परिमाण, और उतना ज्यादा क्या लगेगा? बल। समझ में आया? क्या समझ में आया? घर में जो होता है ना विद्युत परिपथ, ठीक है, यहाँ पे विभव कितना होता है? 220 वोल्ट। कितना विभव होता है? 220 वोल्ट। समझ में आ गए? धारा विद्युत में पढ़ाऊंगा फिर ना, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 220 वोल्ट होता है। इसलिए यदि घरेलू परिपथ सही है तो घर में आदमी नहीं मरेंगे, केवल क्या लगाएगा? वो धक्का लगाएगा। परिपथ सही है तब ना, पता चले कि खरीद के लाए फ्रिज वगैरह ना, प्रेस ऐसा तो रहता है, ऐसा खरीद के लाते हैं 6 माह बाद उसका एक तो ऐसा निकल जाता है, तो ऐसा हो जाता है लंगड़ा, और इसी से क्या चलाते हैं हम? काम चलाते हैं, कभी कभी निपटा देता है। समझ में आ गया? 220 वोल्ट घर मरने का नहीं है, केवल धक्का लगाने का, यदि परिपथ सही हो तब। कई जगह तो देखा मैं, कई घर का ना वो अर्थिंग बाहर लग रहता है, निकल के डांस करते रहता है, निकल जाता है बाहर, इधर उधर हिलते रहता है। वो क्या करता है? प्लस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। 220 वोल्ट घर के बाहर। समझ में आ गया? गली में जो पावर रहता है ना 440 वोल्ट, इतना होता है 440 वोल्ट। समझ में आ गया? खंभे का तार, वही तो बताया। कितना वोल्ट होता है? 440
40 वोल्ट, वहां पे मत चढ़ना, वहां पर तोड़ने का है। समझ में आ गए? सब क्रियाकलाप है करके देख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा तब नहीं करना। बस समझ में आ गए? ट्रांसफार्मर के पास जाके देखे, खोपड़ी बना है, 11,000 वोल्ट लिखा है। देखना वहां पे खोपड़ी बना है, बिल्कुल जो हमसे टकराएगा यही हाल उसका हो जाएगा। 11,000 वोल्ट। क्या? फी मतलब क्यू मतलब एफ। समझ में आ गया? तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल किसके ऊपर डिपेंड करता है? आवेशों की मात्रा के ऊपर। जितना ज्यादा आवेश रहेगा उनके बीच लगने वाले बल का मान उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया? दूसरा और किसके ऊपर डिपेंड कर है? और क्या बच गया? F is proportional to 1/r का स्क्वायर। F is proportional to 1/r का स्क्वायर। r का मान बने, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जितना बढ़ेगी लगने वाले बल का मान उतना ही कम होगा। ये समानुपाती है ना? दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उनके बीच लगने वाले बल का मान उतना ही अधिक होगा। क्या? विद्युतक्रमानुपात है तो कम होगा ना? हाँ चल ठीक। कभी कभी ऐसा बोलूंगा तो सुधार लेना। समझ में आ गया ना? विकास शब्द के बीच में ऐसे छोड़ूंगा तब तो मेरे को पता चल गया ध्यान इधर है कि नहीं। तो फिर बताया ना, यस सर। F is proportional to 1/r हो गया। ये निर्भरता। अब इनकी शर्तें क्या है? शर्तें, कूलाम के नियम की शर्तें। हो गया। पहला ये मैं लिखा स्थिर बिंदु आवेश के लिए। क्या है? किसके लिए? पहला है स्थिर बिंदु आवेश के लिए। हम पढ़ेंगे ये विद्युत दो प्रकार से होता है, एक कहलाता है स्थिर विद्युत कहलाता है, दूसरा कहलाता है धारा विद्युत। समझ में आ गया? पहला क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत, और दूसरा क्या कहलाता है? धारा विद्युत। कूलाम का नियम पढ़ेंगे तो समझ जाना स्थिर विद्युत है। क्लियर? और ओम का नियम पढ़ेंगे तो समझ जाना धारा विद्युत है। क्लियर? इच प्रोपोर्शनल टू आई। समझ में आ गया? जहां पे आवेश आ रहा है स्थिर विद्युत कूलाम में, और जहां पे v प्रोपोर्शनल टू आई मतलब विद्युत धारा आ रहा है, मतलब कौन सा विद्युत? धारा विद्युत। ओम का नियम आई बीच समानुपाती आई, तो कौन सा नियम आ गए? वो ओम का नियम। और कौन सा विद्युत हो गया? धारा विद्युत। समझ में आ गया? तो कूलाम का नियम किससे लागू होता है? स्थिर बिंदु आवेश के लिए। और क्या होता है पता है? ये बहुत कम दूरी पर भी लागू नहीं होता। बहुत अधिक दूरी पर तो दिख ही रहा है। दूरी का मान जब बहुत अधिक हो जाएगा तो लगने वाले बल का मान बहुत कम हो जाएगा, और दूरी बढ़ जाएगा तो फिर बल काम ही नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन बहुत कम दूरी पर भी लागू नहीं होता। क्लियर? नहीं तो ऑर्बिटल में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन क्या कर लेते? आकर्षित कर लेते। समझ में आ गया? समझ में आ गए ना? ऑर्बिटल में क्या चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा आवेश? ऋणावेश। नाभिक में क्या पाया जा रहा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब कौन सा आवेश? धनावेश। असमान आवेश में क्या होता है? आकर्षण। लेकिन आकर्षित नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी इतना कम होता है कि वहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। क्लियर है? याद रखना। ये तो बोलते कि बहुत बढ़ जाएगा ऐसा बोल के, है ना? क्योंकि दूरी का मान कम हो गया होगा तो ये बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब दूरी का मान बहुत कम हो जाता है तो भी यह लागू नहीं होता। क्लियर है? समझ में आ गया? छोटा सा गणित एक लाइन में लिखो। ठीक? यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दूरी को 4 गुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल का मान
हो जाएगी, उनके बीच लगने वाले बल का मान हो जाएगी 1/2 गुना पहला ऑप्शन, 1/2 गुना दूसरा 1/4, तीसरा 1/8, चौथा 1/16। ठीक है, सबको आया समझ में? बन गया ना? देखो बहुत जल्दी बता दिए लोग, जिसको समझ में नहीं आया। हाँ जी, कितना गुना हो जाती है, क्या हो जाती है? बल हो जाती है, दूरी हो जाती है बल। दूरी कितने गुना हो जाती है? दूरी के स्थान पे 4 रख दो बस। 1 हुआ बराबर हुआ दूरी के स्थान पे 4 का वर्ग करते 1/16। कुछ ज्यादा टेंशन मत पाना, गणित कैसे बनेगा, क्या है कैसे है, कुछ नहीं। ठीक, 4 का वर्ग 2 गुना हो जाती है, समझ में आ गए, 2 का वर्ग है ना। अब इसी को जोड़ के दे दिया गया तो समझ में आ गए। प्रश्न लिखो, छोटा छोटा ना आउटपुट है ये। ठीक, यदि दो आवेशों के बीच के परिमाण को दुगना तथा उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो लगने वाले बल का मान होगा। तो लगने वाले बल का मान होगा। फिर लिख लो 1/2 गुना, 2 गुना लिखो उसको, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना। सोलह गुना है। देखो एक बार तुरंत बना लो, है ना, कलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि अभी तो सुन के हाँ हाँ समझ में आ गया ऐसा, बाद में देखे तो उसको बना लिया करो। ठीक, नहीं है और हो गया। ठीक, समझ रहे हैं, लग रहा है ठीक बात है ना? नहीं बना, समझ में आता है तो भौतिक, नहीं आता है तो भूगोल ना। सूत्र देखिए क्या क्या आया प्रश्न में, बस उसी को बचाओ। 1 बराबर आया क्यू क्यू आर स्क्वायर, कितना आया समझ में? अब क्या क्या आवेश को क्या कर दिया गया, 2q हो गया। मैं कुछ कहाँ कर रहा हूँ, कोई बहुत भारी है, 2 गुना तो 2 गुना कर दिया। दूरी को क्या कर दिया, आधा, तो 1/2। आर के स्थान पे क्या लिखेंगे, आधा लिखेंगे, अभी लिखा था ना, 1/2 का वर्ग हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, 2 दूनी 4, नीचे 1/2 का 1/4, 4 कहाँ गया ऊपर, तो 4 गुणे 4 बराबर कितना है, 16। ठीक है, हो गया 16 गुना।
छोटा छोटा ये है कॉन्सेप्ट, लेकिन गलत होने की संभावना या हो सकता है कि बताए ना क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं, हमारी वो दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कब भौतिक पढ़े हैं, है ना, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता, टेंशन नहीं लेते। भौतिक में 5-7 जो बना लेते हैं बाकी में टॉप कर लेते हैं। हाँ, सबको दिलाया होंगे, नेट जो दिलाया होगा उसको पता है, समझ में आ गया। बायो में 90 में 70, तो 45 में, केमिस्ट्री में 30, तो भौतिक में 5। जो नेट दिलाए होंगे ईमानदारी से बताएंगे। अभी तो वैकेंसी फिजिक्स की है सर, बताइए लेक्चरर हाँ, वैकेंसी आई है फिजिक्स के सर। फिजिक्स का उसमें बस वो दे दिया है। दरअसल प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, केवल आरक्षण में आ गया है। केवल ट्राइब और उनकी संख्या इतना ज़्यादा नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में 2019 के पहले कोई बेरोजगार नहीं मिलेंगे। सब गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तो यहाँ भीड़ भी नहीं दिखेगी इतना पोस्ट रहने के बाद। समझ में आ गए। कहीं पे गेंद फेंकोगे ना बाहर में, जहाँ पे 100 लोग खड़े हैं, तो उसमें 70 लोगों को बायो के ऊपर टपकेगा। समझ में आ गया ना, ऐसा है। तो उसमें क्या है, कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है। जो बीएससी किया तो केमिस्ट्री और बायो में कॉमन ले लेते हैं, और मैथ्स सब जो नहीं वो भी निपटा देते हैं केमिस्ट्री को। और जैसे ही लोग हैं तो बाटी और जुलाजी से बाहर नहीं निकल पाते, तो वो जो हो गया। ऐसा है बीएससी में, बाटी जुलाजी में 5-10% लोग उससे बाहर निकल के केमिस्ट्री में जाते हैं। तो ऐसा है संख्या मतलब। और फिर बैकलॉग वाला है ना, तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फिर फिजिक्स में नहीं आता। 43 नंबर का सर फिजिक्स बहुत कम जाता है, बताएं, बहुत कम जाता है। मतलब लगभग अधिकांश लोगों का हो जाता है। उसके बाद भी बचा ना 219, बताएं ना, पूरा खाली। इसका मतलब है कि पूरा खाली है। बस्तर और सरगुजा संभाग में ही 219 पोस्ट फिजिक्स है, मतलब पूरा संभाग खाली है। 219 लेक्चर का मतलब समझ में आया ना। एक स्कूल में एक चाहिए, बस एक स्कूल में एक चाहिए, इसका मतलब पूरा संभाग ही खाली है। नहीं, ऐसा है। तो ये पढ़ रहे थे, क्लियर है सबको, आ रहे हैं समझ में, है ना। बिल्कुल नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है। अब इसी को लोगे ना, बिल्कुल तुलना कर देना चुंबक में, समझ में आ गई। इसी को कंपेयर कर देना ना, तुरंत कहाँ पहुंच गए, विद्युत बल की बात, चुंबकीय बल। समझ में आ गया। चुंबकीय बल मतलब किसके बीच, पहला 2 ध्रुवों के बीच लगने वाले बल, है ना। वो 2 आवेश था, यहाँ पे क्या होता है, 2 ध्रुवों के बीच लगने वाले बल। वहां पे 2 आवेश होता है, धनावेश, और यहाँ पे 2 ध्रुव होता है। क्या होता है बोलो, हाँ, क्या है ना, उत्तरी ध्रुव और, है ना, उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S। सेम कॉन्सेप्ट दूसरा, क्या, समान ध्रुवों में क्या, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुवों में क्या, आकर्षण। ठीक है। इतना पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है। सूत्र क्या होता है, एफ बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक, या के पहले लिख देता हूं, के m1 इंटू m2 बटा r का स्क्वायर। ठीक है। इसका भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। पहला क्या, m प्रोपोर्शनल टू n, ध्रुव प्राबल्य का मान बढ़ेगा तो लगने वाले बल का मान बढ़ेगा। समझ में आ गया। और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। यदि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ेगी
तो लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होगा। बिल्कुल सेम करेक्ट दोनों में, सिर्फ के का वैल्यू पद्धति के आधार पे रखते हैं। क्या लिख सकते हैं? a बराबर 10 की पावर -7 m1 इंटू m2 बाई r का स्क्वायर। समझ में आ गया? और बल का मात्रक तो पहले से पता है क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। समझ में आ गया? तो ये चुंबक के लिए है ना, चुंबकीय बल क्या है, समझ में आ गया? दो ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसमें भी कैसे होता है, तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में बाकी कॉन्सेप्ट जो करते हो। ठीक, और क्या क्या हो सकता है ना, और क्या क्या हो सकता है टिप में, नोट्स में, और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में कि चुंबक का प्रत्येक अणु स्वयं में एक पूर्ण चुंबक होता है ना। पहला क्या लिखना, चुंबक का प्रत्येक अणु स्वयं में पूर्ण चुंबक होता है। समझ में आ गया? यदि हम चुंबक को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे तो लास्ट में बचेगा क्या, अणु बचेगा। समझ में आ गया? तो भी क्या होता है, वो स्वयं एक पूर्ण चुंबक होता है। ठीक, चुंबक को यदि हम दो भागों में बांटते तो बंटा हुआ भाग में विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? क्या दिखाई दिया कि कौन सा चुंबक है, एस। समझ में आ गया? यहाँ से क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, तब क्या हो जाएगा, ये समझ में आया, एन एस और एन एस। बटा हुआ भाग में कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो जाता है, विपरीत ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ये भी क्लियर हो गया होगा? समझ में आ गया? चुंबक को पीटने पर, पटकने पर, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। देखो भी कॉन्सेप्ट कहां से आया, पिछले बार का क्वेश्चन है ये भी। चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व हो जाता है, पिछले बार का क्वेश्चन है ना ये भी। ठीक, चुंबक को याद कराते जाऊंगा ना जो आएगा, पटकने पर, पीटने पर, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त होता है। क्यों होता है समाप्त? समझ में आ गया? क्यों होता है समाप्त? तो क्या होगा, पटकोगे, पीटोगे, गर्म करोगे तो उनके ध्रुवों के बीच की दूरी, अरे दूरी बढ़ेगी। पीटोगे, पटकोगे, गर्म करोगे तो दूरी नहीं बढ़ेगी, जो छोटा है बड़ा नहीं होगा, तो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, लगने वाले आकर्षण बल का मान कम होगा, मतलब चुंबकत्व कम हो रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक, गर्म करने पर लोहे के लिए क्यूरी ताप का मान होता है 770 डिग्री सेल्सियस। 770 डिग्री सेल्सियस तक यदि लोहे लौह चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। 70, समझ में आ गया? लौह चुंबक क्लियर है? याद रखना, ये इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब याद ना आए तो क्या होगा, पटकेंगे, पीटेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, मान लो याद ना आए तो याद क्या आएगा, पटकने से, पीटने से, गर्म करने से उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी मतलब बल का मान घटेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी उसका चुंबकत्व घटेगा या समाप्त हो जाएगा। घटेगा भी ना, और बढ़ गई दूरी तो समाप्त हो जाएगा। तो ये पढ़ रहे थे विद्युत बल और चुंबकीय बल, इतना ही पढ़ पाए आज समय के आधार पर। कब शुरू किए थे, ठीक था ना? मंडे 770 डिग्री सेल्सियस में चुंबकत्व समाप्त। सर ये के का जो मान है वो चुंबकीय के लिए 10⁻⁷ है। हाँ, ये म्यू नॉट यहाँ पे लिखा था ना, कहाँ गया, एक लाइन छूट गया। म्यू 0.45 4 पाई म्यू मतलब चुंबकशीलता है, इसके लिए है। और विद्युत के लिए F = K 1/Q1 × Q2/R का स्क्वायर। एक K का वैल्यू डिपेंड करता है यूनिट के ऊपर, मात्रा के ऊपर।
तो यहाँ पे के 10 की बता रहा हूँ ना, के इक्वल टू यदि हम 1 करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा, के इक्वल टू 1 के तो बाहर हो जाएगा, क्लियर। और मात्रक हो जाएगा सी जिस पद्धति में, और बल का मात्रक यहाँ पे जो न्यूटन लिखे हो जाएगा डाइन। क्लियर है? के इक्वल टू 1 जी समझ में आया? के इक्वल टू 1 पद्धति हो गया सी जी एस पद्धति, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पर 10 की पावर -7। तो समझ जाना कौन सी पद्धति आ गया वो, एम केस पद्धति या ऐसा पद्धति। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। सिमिलरली ये समझ में आएगा, के का वैल्यू डिपेंड करेगा, यदि के बराबर 1 तो F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर, और ये हो गया डाइन। समझ में आ गया कौन सी पद्धति हो गई, सीजीएस पद्धति, क्लियर। और फिर इसको क्या लिख दिया, के बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, के इक्वल टू क्या लिखा, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो F बराबर क्या हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर, और ये बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। के क्या है, कोई माध्यम, समझ, एक नियतांक है ना। तो एक डिपेंड करेगा, किस के का वैल्यू डिपेंड करेगा कौन से मात्रक में है। सी जिस पद्धति में है तब वो के इक्वल टू 1, ठीक है। एम केस में है तो चुंबक के लिए 10 की पावर -7, और आवेश के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9, तब उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, और कोई डाउट? बंद बाद में ना। सर ये जो टॉपिक है कौन सी कक्षा में मिल जाएगा सर? सर ये के बराबर 1 सीजीएस में चुंबक और आवेश दोनों के लिए सभी जगह के इक्वल टू 1 इक्वल टू सीरीज पर, यहाँ से सब जगह, ठीक है। जहाँ भी पढ़ेंगे सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, यहाँ से सब जगह के इक्वल टू 1 तो समझ जाना सीरीज पद्धति। जहाँ जहाँ पर भी सूत्र आता है, यहाँ पे के कांस्टेंट है ना, के का मान क्या होगा और डिपेंड करेगा मात्रकों की पद्धति के ऊपर, ठीक। मात्रक की पद्धति में यदि पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति है, तो के इक्वल टू 1। हाँ बोल सर 9 10 में मिल जाएगा? नहीं, बिल्कुल इतना देर नहीं मिलेगा, इतना डिटेल्स नहीं मिलेगा। बेसिक चुंबकीय बल बस अब ये नियम मिल जाएगा। ये है 11th में सर। नहीं 9th में मिल जाएगा, 9th 10th में मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। लेकिन जो इसके इतना लिखने के बाद जो बोल रहा हूँ वो नहीं पाओगे, समझ में आ गया ना, जो बोल रहा हूँ ना वो नहीं पाओगे। ये तो मैं बताया नहीं कि दिया मैं इसको बताने के लिए, क्योंकि जितना भी जो पेपर में आता है ना, ये नहीं समझ में आता, कॉन्सेप्ट ही आता है। इस बताएं कि दूरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अभी बताया चुंबक को पटकने पिटक है ना, पर क्या होता है, चुंबक तो समाप्त हो जाता है। तो रटने की भाषा नहीं है वो रट डाले तब तो ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ये जानना है। क्योंकि पटकेंगे चाहे पटके, चाहे पीटे, चाहे गर्म करे, तो मंडे को आप ही लेंगे देखते हैं ना जैसा भी होगा। मैं यहाँ पे आऊँगा 10 बजे के आसपास, मैं यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद जैसा भी व्यवस्था होगा, ठीक है। कॉमन विषय भी जैसे चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग का टेंशन तो हम लोग यही वाले हैं, समझ में आ गया, हम लोग तो यही वाले हैं, तो कभी भी ऐसा या सर को बताते हैं जैसा जैसा पढ़ने जाओगे, ठीक है। नहीं क्या एक जैसे टॉपिक उठा जैसे फिजिक्स कंप्लीट हो गया तो उसमें क्या पता चलते जाएगा इससे? नहीं वैसे ही चलेगा। हम लोग चाह रहे हैं क्या अभी फिलहाल ऐसे जो कॉमन सब्जेक्ट है ना, उसको पहले खत्म करने के बाद हम लोग अपने टाइप के हैं सब, तो यहाँ पे उसके बाद बैठा के सबको अपने ढंग से अपने कर लिए। उसमें क्या हम लोग को बाद में लेने से पता भी चलेगा कहाँ पे किसका कैसा है ना, सुधारने का अवसर मिलेगा ऐसे में। सर और ये नियतांक है वो क्या दर्शाता है, चुंबकशीलता? ये चुंबकशीलता म्यू नॉट मतलब चुंबकशीलता, यहाँ पे ये कहाँ गया, एप्सिलॉन नॉट ये इक्वल टू है ना, के इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 ये लिखा है, ये लिखूंगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर, ये चुंबक एप्सिलॉन 0 ये विद्युतशीलता, ये चुंबक के लिए म्यू 0 विद्युतशीलता, विद्युत शब्द नहीं आ रहा है ना, अरे चुंबकशीलता म्यू 0 है ना, ये यहाँ पे फिर लिख लो इसको कि म्यू नॉट बटा 4 पाई है ना, M1 इंटू M2 बाई आर का स्क्वायर। तो म्यू मतलब क्या है, चुंबकशीलता, एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, विद्युतशीलता। अब उसका मान क्या होगा, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, मात्रक के पद्धति के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और कोई डाउट?
कल रविवार है, कल छुट्टी है ना? कुछ पूछना तो नहीं है अभी आज जो पढ़ा है उसमें से? हेलो, हाँ ठीक है, कल छुट्टी है फिर, है मंडे को होगा क्या?